हेलो एवरीवन, हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने IFRS 15 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल का एक ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कस किया था। हमारे पास IFRS 15 रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के हवाले से हमें एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल प्रोवाइड करता है। स्टेप 1 था हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 था हमारे पास आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट इज डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 3 था हमारे पास डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 4 था हमारे पास allocate transaction price to each performance obligation on the basis of standalone selling price of each performance obligation। और लास्ट स्टेप था हमारे पास स्टेप 5 दैट इज recognize revenue as and when performance obligations are satisfied। तो लास्ट लेक्चर में हमने IFRS 15 के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस, IFRS 15 का ऑब्जेक्टिव और इस प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप रेवेन्यू मॉडल का एक ब्रीफ ओवरव्यू और एक इलस्ट्रेशन कवर की थी। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम इन 5 स्टेप्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक इलस्ट्रेशन तो देख रहे हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम एक एक स्टेप को डिटेल में कवर कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर का एजेंडा है कि हमारे पास इस 5 स्टेप मॉडल का स्टेप 1 दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर के इस स्टेप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टेप 1 है हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल सी जनरल डेफिनेशन देखूं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन है कि अगर एक एग्रीमेंट में दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। लेकिन IFRS 15 के हिसाब से एक एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, IFRS 15 के हिसाब से स्टेप 1 फुलफिल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के कुछ 5 क्राइटेरियाज हैं और ये 5 के 5 क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे तो ही फिर हम स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 के ऊपर आ रहे होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ 5 क्राइटेरियाज, 5 एट्रीब्यूट्स हैं जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट क्रिएट इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। देखिए, अगर आप सिंपली अगर कोई नॉर्मल 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट देखें जिसमें एक कस्टमर है, एक एंटिटी है, तो कस्टमर की जिम्मेदारी होती है कि वो एंटिटी को कंसिडरेशन पे कर रही होती है, यानी कि कस्टमर की ऑब्लिगेशन है कि कंपनी को एंटिटी को कंसिडरेशन पे करना, और कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी को, वो कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो दोनों पार्टीज की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक पार्टी का गुड्स एंड सर्विसेज देना, दूसरी पार्टी का कंसिडरेशन देना, ये एक इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के ज़हन में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है। IFRS 15 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप जिस मार्केट में अपना बिजनेस रन कर रहे हो वहां के नॉर्म्स क्या हैं, वहां की रेगुलेशंस क्या हैं, वहां की प्रैक्टिसेस क्या हैं, या जिस जुरिडिक्शन में हमारी कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां के लोकल लॉज और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेगुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट प्रैक्टिस, कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्बल या ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इवन कॉन्ट्रैक्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रोसरी शॉप पे कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हो, अगर आप अपने मोहल्ले की या किसी भी मार्ट वगैरह में ग्रोसरी शॉप पे कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हो, सौदा वगैरह परचेज करने के लिए जाते हो, तो वहां पे हम कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वहां पे हम वर्बली एक ऑर्डर दे रहे होते हैं, सामने वाला दुकानदार हमें गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जनरली दे देता है और उसके अगेंस्ट हम कंसिडरेशन पे कर देते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। तो अगर आप कोई चीज ग्रोसरी शॉप पे या किसी मार्ट में परचेज करने जा रहे हो तो वहां का नॉर्म क्या है कि वहां पे वर्बल कॉन्ट्रैक्ट के ही फॉर्म में, वर्बल मतलब डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वर्बली ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट हमारी कंट्री में अगर हम बात करें, जब भी हम कोई लैंड या बिल्डिंग का सेल परचेस का एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, किसी से अगर आप कोई लैंड, बिल्डिंग या कोई भी इमोल प्रॉपर्टी बाय सेल करो तो इसके बैक पे हम जनरली एक डॉक्यूमेंटेड, एक लीगल डॉक्यूमेंट इन प्लेस कर रहे होते हैं। तो उस मार्केट में या उस कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज ऑनलाइन बाय करते हो, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी ऑनलाइन स्टोर से ऑनलाइन बाय करते हो, चाहे आपने फूड पार्लर से कोई ऑर्डर किया या OLX से कोई चीज बाय की या किसी भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई चीज बाय की, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ना रिटन फॉर्म में हो रहा होता है, ना वर्बल फॉर्म में हो रहा होता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट नीड टू बी इन द रिटन फॉर्म। ये डिपेंड करता है कि हम किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, मार्केट के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, प्रैक्टिस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी फॉर्म इख्तियार कर सकता है मगर वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए। तो कहता है
enforceability of the rights and obligation in a contract is a matter of law. Enforceability of the right and obligation of the contract is a matter of law. The contract may be a written contract, it can be a verbal contract, or it can be implied by the entity's customary business practice. ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की एक जनरल डेफिनेशन देखी, एक जनरल क्राइटेरिया डिस्कस किया. IFRS 15 में कुछ 5 एट्रीब्यूट्स, 5 क्राइटेरियाज हैं एक एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, उसे हम लेटर स्टेज पे कवर करेंगे. एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक अंडरस्टैंडिंग में, अगर एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की हर पार्टी के पास ये राइट आ जाए कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15. अगर एक एग्रीमेंट में, अगर एक अंडरस्टैंडिंग में हर पार्टी के पास ये राइट आ जाए कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा जरूर हो सकता है कि एक पार्टी के पास राइट टू टर्मिनेट हो, एक पार्टी के पास राइट टू टर्मिनेट ना हो. कॉन्ट्रैक्ट में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके, कुछ पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट ना कर सके. लेकिन अगर आपकी अरेंजमेंट में, आपके एग्रीमेंट में हर पार्टी के पास ये राइट आ जाए कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15. मैं एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो मुझे कहता है कि सर मैंने आपके YouTube के ऊपर कुछ लेक्चर्स देखे, मैंने आपकी कुछ रील्स वगैरह देखी, आपके कुछ पॉडकास्ट वगैरह देखे, तो मैं आपकी टीचिंग स्टाइल से बड़ा इंप्रेस्ड हूँ और आने वाले वक्तों में मैं आपसे फला कोर्स बाय करूंगा, फला कोर्स में आपके पास इनरोलमेंट करवा रहा हूँ. और हमारे दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग होती है और वो स्टूडेंट चला जाता है. अब स्टूडेंट ने आके एक ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुझसे फला कोर्स में इनरोलमेंट ले रहा होगा या फला कोर्स के लिए मेरे कॉलेज में इनरोल करवा रहा होगा, लेकिन हम दोनों के दरमियान अभी कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. हो सकता है वो स्टूडेंट आगे जाके ना आए, हो सकता है कि वो स्टूडेंट आगे जाके हमारे कॉलेज में एनरोलमेंट ना करवाए. मैं उसे किसी पेनल्टी के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि मुझे पेनल्टी के थ्रू कंपनसेट करेगा. और हो सकता है कि आगे जाके मैं वो कोर्स ऑफर ना करूं. मैंने कौन सा स्टूडेंट से वादा कर रखा था या कोई इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि मैं कोर्स ऑफर करूंगा ही, आगे जाके हो सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ही, आगे जाके हो सकता है कि मैं वो कोर्स ही ऑफर ना करूं. तो अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी के पास ये राइट है कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टीज, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंडर IFRS 15. हाँ, कुछ पार्टीज के पास राइट टू टर्मिनेट हो, कुछ पार्टीज के पास राइट टू टर्मिनेट ना हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो गया. लेकिन हर पार्टी के पास ये राइट है कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज पर IFRS 15. इससे बड़े नहीं, हमारे पास एक सिंपल से इलस्ट्रेशन है, इसको देखते हैं. कहता है a shopkeeper agreed to deliver 10 computers to Vakar Enterprises within 3 months. As per the terms, the shopkeeper can cancel the contract any time before the delivery. In case of cancellation, the shopkeeper is not required to pay any penalty to Vakar Enterprises. देखें, एक शॉपकीपर और एक वक्कास इंटरप्राइजेस के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई, एक अरेंजमेंट हुआ कि शॉपकीपर वकार इंटरप्राइजेस को 10 कंप्यूटर्स डिलीवर कर रहा होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. एग्रीमेंट के तहत शॉपकीपर जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है डिलीवरी से पहले, और अगर एग्रीमेंट के तहत शॉपकीपर इस कंप्यूटर्स की डिलीवरी नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है, तो उसे वकास को कोई पेनल्टी पे नहीं करनी. अच्छा, यहां पे वकास के हवाले से जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं कंसिडर करता हूं कि वकास भी कंप्यूटर की डिलीवरी तक कोई अमाउंट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर डिलीवरी से पहले वकास भी चाहे तो मना कर सकता है कि भाई मुझे आपके कंप्यूटर्स की डिलीवरी नहीं चाहिए. तो अब इस केस में शॉपकीपर चाहे तो डिलीवरी से पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, वकास चाहे तो डिलीवरी लेने से पहले पेमेंट करने से मना कर दे या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे. दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी. दूसरी पार्टी की तरफ कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. इसका सिंपल सा सोल्यूशन भी मैंने आपके सामने ड्राफ्ट किया, उसे भी रीड कर लेते हैं. कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट if each party, either buyer or seller, has enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party. As shopkeeper can cancel the contract without compensating Vakar, as Vakar can cancel the contract without compensating the shopkeeper, therefore no contract exists under IFRS 15. अगर दोनों पार्टीज होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो इसका मतलब है कि अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है. लेकिन वंस शॉपकीपर कंप्यूटर डिलीवर कर दे, अब वकास इंटरप्राइजेस बाउंड होगा पैसे देने के लिए. वंस वकास इंटरप्राइजेस पैसे दे दे, अब शॉपकीपर बाउंड होगा इस कंप्यूटर्स को डिलीवर करने के लिए. जब तक दोनों में से कोई एक भी अपनी ड्यूटीज या अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता, तब तक यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं हुआ है. तो ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की एक जनरल डेफिनेशन डिस्कस की
और ये डिस्कस किया कि अगर हर पार्टी के पास ये राइट है कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 के तहत एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि एक एग्रीमेंट में एटलीस्ट कुछ 5 क्राइटेरिया, कुछ 5 एट्रीब्यूट्स का होना जरूरी है, तभी वो IFRS 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टेप 1 कंप्लीट होगा और फिर हम स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 की बात करेंगे। तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। कहता है एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर अंडर IFRS 15 ओनली व्हेन ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। IFRS 15 के हिसाब से एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल उसी वक्त इख्तियार करेगा जब उसमें ये पांचों कंडीशन, जब उसमें ये पांचों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे। नंबर 1, parties have approved the contract either in writing, in orally or as per the customary business practice and are committed to perform their respective obligation। यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ अपनी अप्रूवल शो कर दियो, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशन की तरफ कमिटमेंट शो कर दियो, फिर चाहे वो अप्रूवल, फिर चाहे वो कमिटमेंट रिटन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में हो, वर्बल फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, लेकिन पार्टीज की कमिटमेंट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है तो एक पार्टी प्रॉमिस कर रही होती है कि वो सामने वाली पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही होगी, दूसरी पार्टी प्रॉमिस कर रही होती है कि वो कंपनी को कंसिडरेशन पे कर रही होगी। तो पार्टीज की अप्रूवल का होना, पार्टीज की अपनी ऑब्लिगेशन की तरफ कमिटमेंट का होना इज द पहला क्राइटेरिया कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसके बाद क्राइटेरिया नंबर 2, ईच पार्टीज राइट टू गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। ईच पार्टीज राइट टू गुड्स एंड सर्विसेज आर दी कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जिस पार्टी को गुड्स एंड सर्विसेज मिलना है वो गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइड होने चाहिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मैंने यूट्यूब के ऊपर आपके लेक्चर्स देखे हैं, मैंने आपकी कुछ पॉडकास्ट, आपकी कुछ रील्स देखे हैं और मैं आपकी टीचिंग स्टाइल से बड़ा इंप्रेस हूँ, मैं आने वाले वक्तों में आपसे कोई ना कोई कोर्स में इनरोलमेंट करवा रहा हूँगा, लेकिन वो कोर्स इससे बताता नहीं है, वो कोर्स आइडेंटिफाई नहीं करता, बस उसने ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैं आपसे आने वाले वक्तों में कोई भी अकाउंटिंग का या टैक्सेशन का कोर्स परस्यू करूंगा, लेकिन उसने कोर्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई नहीं की, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट का एट्रीब्यूट फुलफिल नहीं हो रहा होगा। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जो पार्टीज का राइट टू गुड्स एंड सर्विसेज है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया, पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है तो ऑब्वियसली कस्टमर ने भी उस गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है। अब जब हम बात करते हैं ना कि पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि पेमेंट फिक्स्ड ही हो। ज्यादातर केसेस में तो आप देखेंगे कि हम कस्टमर को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस कर रहे होंगे, कस्टमर इसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई कंसिडरेशन, फिक्स कंसिडरेशन प्रॉमिस कर रहा होगा। लेकिन कंसिडरेशन हो सकता है कि फिक्स कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन हो सकता है कि वेरिएबल या कंटीजेंट कंसिडरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है कि अगर इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया गया तो ये कंसिडरेशन होगी, अगर इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया गया तो कंसिडरेशन ये होगी, अगर इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया गया तो कंसिडरेशन ये होगी। या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि अगर इतने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो कंसिडरेशन ये होगी, और अगर इस टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ तो कंसिडरेशन ये रखी जा रही होगी। तो पेमेंट टर्म्स का आइडेंटिफाई होना जरूरी है, पेमेंट टर्म्स का आइडेंटिफाई होना जरूरी है। हो सकता है पेमेंट फिक्स्ड हो सकता है पेमेंट आपकी वेरिएबल पेमेंट हो, कंटीजेंट पेमेंट हो, जो कि किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट हो सकती है। इसके बाद चौथा क्राइटेरिया हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, दैट इज द रिस्क, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज इज एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए चौथे क्राइटेरिया में कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की एक कमर्शियल सब्सटेंस होनी चाहिए, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान एक आर्म लाइन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आने वाले वक्तों में आप कंसोलिडेशन के एरिया में, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया में देखोगे कि हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अपनी ग्रुप कंपनीज के साथ कर रहे होंगे, अपनी एसोसिएटेड कंपनीज के साथ कर रहे होंगे, अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को फेवर देने के लिए कोई भी प्राइस कम्युनिकेट कर देगी। तो अगर ग्रुप कंपनीज के दरमियान, रिलेटेड पार्टीज के दरमियान अगर कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो कि नॉन ऑनलाइन बेसिस पे है, यानी कि उसकी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो फिर हम उसे IFRS 15 के तहत नहीं बल्कि IAS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के स्टैंडर्ड के तहत अकॉर्डिंगली प्रेजेंट और डिस्क्लोज कर रहे होंगे। IFRS 15 में कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट की कमर्शियल सब्सटेंस हो, यानी कि वो इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान एक आर्म लाइन बेसिस पे एग्जीक्यूट किया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास, इट इज प्रोबेबल that consideration will be recovered. It is probable that consideration will be received. Customer's ability and intention to pay the amount of consideration when it is due. लास्ट क्राइटेरिया ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में इस बात की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ये बात प्रोबेबल होना चाहिए कि आप कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर लोगे, आप कस्टमर से कंसिडरेशन रिकवर कर लोगे।
अब जब मैं कहता हूं ना कि कंसिडरेशन कस्टमर से रिकवर कर लोगे, यहां पे आप दो चीजें इवैल्यूएट करोगे। नंबर वन, कस्टमर की एबिलिटी यानी कि कस्टमर की औकात के वो पे कर सकता है या नहीं, एंड नंबर टू, कस्टमर की इंटेंशन यानी कि कस्टमर की नीयत के वो पे करेगा या नहीं। एट टाइम्स हमारे पास ऐसा कस्टमर आ सकता है जो कि बहुत ही नेक नीयत है, कभी भी धोखा नहीं करता, लेकिन वो बैंकरप्ट होने वाला है या बैंकरप्ट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर की इंटेंशन तो है लेकिन एबिलिटी नहीं है। और एट टाइम्स हमारे पास ऐसा कस्टमर भी आता है जो पैसे पे करने की औकात तो रखता है, एबिलिटी तो पे रखता है, लेकिन उसकी नीयत ही नहीं होती पैसे पे करने की। तो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ों को इवैल्यूएट करना है कि क्या कस्टमर की एबिलिटी है पे करने की, क्या कस्टमर की इंटेंशन है पे करने की, कस्टमर की नीयत, कस्टमर की औकात, दोनों की बेसिस पे हम ये असेस करेंगे कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन रिकवर कर लेंगे। IFRS 15 के हिसाब से एक एग्रीमेंट में, एक अरेंजमेंट में कम से कम ये 5 क्राइटेरिया, कम से कम ये 5 एट्रीब्यूट्स होंगे तो ही वो IFRS 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ही हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो रहा होगा, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 1 कंप्लीट होगा तो फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 की बात की जा रही होगी। अब यहां पे एक सवाल ये क्रिएट होता है कि व्हाट इफ अगर हम किसी कस्टमर के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अगर हम किसी कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई अरेंजमेंट करते हैं जिसमें ये 5 में से कोई एक क्राइटेरिया या एक से ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल ना हो रहा हो, तो फिर क्या करेंगे? अगर हमारी किसी कस्टमर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग या एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें ये 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया मिस हो, कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट फुलफिल ना हो रहा हो, तो फिर हमने क्या करना है? सर इस केस में हमने वेट करना है, इस केस में हमने इंतजार करना है और हर वक्फे के बाद हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीअसेस करना है कि ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। जब तक ये 5 के 5 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार करते रहेंगे, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीअसेस करते रहेंगे। वंस ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं फिर हम स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 की बात कर रहे होंगे। रीड करते हैं सवाल ऐसे कहता है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया जिसमें इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया मिस है, कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट फुलफिल नहीं हो रहा, the entity should continue to assess the contract against the above criteria. If the above criteria are met in future, the entity then apply the IFRS 15 revenue recognition model. अगर आपने किसी कस्टमर के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई एग्रीमेंट किया जिसमें इन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया मिस हो रहा है, तो सर आप वेट करोगे, बार बार अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीअसेस करोगे जब तक ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल ना हो जाए। और वंस ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे, स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टेप 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 की तरफ आ रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक कस्टमर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की, एक एग्रीमेंट किया, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग में, उस एग्रीमेंट में इन 5 में से कोई एक क्राइटेरिया मिस हो रहा है और अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए और अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाए और अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, तो इस केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी हमें IFRS 15 बताता है। देखो, अगर आपने किसी कस्टमर के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई एग्रीमेंट किया और इन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया मिस है, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीअसेस करेंगे जब तक ये क्राइटेरिया कंप्लीट ना हो जाए, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 पाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कस्टमर के साथ अंडरस्टैंडिंग की, एग्रीमेंट किया, इस अंडरस्टैंडिंग, इस एग्रीमेंट में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे और अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, फिर हम क्या करेंगे ये भी हमें IFRS 15 बताता है। कहता है, इफ द अबव क्राइटेरिया इज नॉट मेट एंड कंसिडरेशन हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, अगर इन 5 क्राइटेरिया में से कोई एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, कोई एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया मीट ना हो और हम कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर लें, द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज कंसिडरेशन एज रेवेन्यू व्हेन, तो फिर इस केस में हम रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब इन 2 में से कोई एक बात पूरी हो रही होगी। अगर कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे और आपने कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली, तो आप रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब इन 2 में से कोई एक इवेंट अराइज हो जाएगा। अब इन दोनों इवेंट्स के अंदर 3-3 कंडीशंस दी गई हैं, इन दोनों इवेंट्स के अंदर 3-3 कंडीशंस दी गई हैं। पहला इवेंट क्या है? द एंटिटी परफॉर्मेंस इज कंप्लीटेड and substantially all the consideration has been collected and the consideration is non-refundable। पहले सिनेरियो में 3 बातें, पहले सिनेरियो में 3 कंडीशंस हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई कर दिया हो, नंबर 2 आपने कंसिडरेशन रिकवर कर ली हो, आपने कंसिडरेशन रिसीव कर ली हो, आपने सब्सटैंशियल कंसिडरेशन रिसीव कर ली हो, एंड नंबर 3 वो जो कंसिडरेशन आपने रिसीव की है वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता और आपने कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली,
तो अब आप रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब इन दो इवेंट्स में से कोई एक इवेंट अराइज हो जाए। पहले इवेंट में 3 कंडीशन, दूसरे इवेंट में 3 कंडीशन। पहले इवेंट में कहता है कि आपने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दियो, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव कर लियो और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो, या फिर और द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड, द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एंड द कंसिडरेशन इज नॉन रिफंडेबल। या फिर दूसरे क्राइटेरिया में 3 कंडीशन कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, आपने कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली हो और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता और आपने कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली, तो आप उस वक्त तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक इन दोनों में से कोई एक इवेंट अराइज ना हो जाए। पहला इवेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव कर ली हो और कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो, या फिर और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव कर ली हो और कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। इन दो इवेंट्स में से जो भी इवेंट होगा उस वक्त आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। सर व्हाट इफ कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, हमने कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली और इन दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट भी अराइज नहीं हुआ, इन दोनों इवेंट्स की जो 3 कंडीशंस है ये कंडीशंस भी फुलफिल नहीं हो, उस वक्त तक हम क्या करेंगे? सर उस वक्त तक कस्टमर से जो भी कंसिडरेशन आपने रिसीव की है इस कंसिडरेशन को एज अ लायबिलिटी शो कर रहे होंगे, उस कंसिडरेशन को हम एज अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज या रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसके हवाले से कहता है एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एज लायबिलिटी until one of the above event occur or until the criteria are subsequently met. In either case, the liability shall be measured at the amount of consideration received from the customer. देखो, तुमने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया, एक अंडरस्टैंडिंग की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे थे और कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली। अब कस्टमर से जो कंसिडरेशन रिसीव की उसे एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रखोगे। कैश डेबिट हो रहा होगा, बैंक डेबिट हो रहा होगा और लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीअसेस करेंगे जब तक कि ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल ना हो जाए। अगर 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, हम स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 की तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तो फिर इन दो में से कोई एक इवेंट हो रहा होगा, या तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हैं, वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हैं, कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। इसी से पर्टेनिंग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमें इलस्ट्रेशन में और अच्छे से समझ आ रहा होगा। कहता है मिस्टर ओवेस एग्रीड ऑन 1 March 2007 टू सेल 5 कटिंग मशीन टू एक्सम एंटरप्राइजेस। ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट ईच पार्टीज राइट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। हमारे पास एक इंडिविजुअल है मिस्टर ओवेस, इन्होंने 1 March 2007 पे एक कंपनी एक्सम एंटरप्राइजेस के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक अरेंजमेंट किया कि वो 5 कटिंग मशीन इनको सप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग की डेफिशिएंसी की वजह से हर पार्टी के राइट्स प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स फुलफिल नहीं हो रहे थे। ऑन 31 March 2007 मिस्टर अवेज डिलीवर्ड द गुड्स एंड दीज वर एक्सेप्टेड बाय एक्सम एंटरप्राइजेस। आफ्टर 10 days of the delivery, that is 10th April 2007, एक्सम एंटरप्राइजेस मेड द फुल पेमेंट एंड द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। अब देखें इस सिनेरियो में क्या कह रहा है। 1 March 2007 पे मिस्टर अवेस का एक्सम एंटरप्राइजेस के साथ एक अरेंजमेंट हुआ जिसके नतीजे में मिस्टर अवेस को 5 कटिंग मशीन सप्लाई करनी है एक्सम एंटरप्राइजेस को। कॉन्ट्रैक्ट की जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो उसमें कुछ डेफिशिएंसी आ गई जिसकी वजह से पार्टीज के राइट आइडेंटिफाई नहीं हुए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। 31 March 2007 पे मिस्टर अवेस ने मशीन्स एक्सम एंटरप्राइजेस को डिलीवर कर दी और एक्सम एंटरप्राइजेस ने वो मशीन एक्सेप्ट कर ली, यानी कि 31 March 2007 पे मिस्टर अवेस ने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। डिलीवरी के 10 दिन के बाद 10 अप्रैल 2007 पे एक्सम एंटरप्राइजेस ने अमाउंट पे कर दिया और वो जो अमाउंट पे किया गया वो नॉन रिफंडेबल है। हमसे पूछता है व्हेन द अवेस शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, अवेस को किस वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देखिए 1 March पे तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई है और उस अंडरस्टैंडिंग में भी एक एट्रीब्यूट मिसिंग है कॉन्ट्रैक्ट का, तो 1 March पे तो हमें कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। 31 March पे हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी लेकिन कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव नहीं की, कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव नहीं की, कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 31 March पे भी हम कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। लेकिन डिलीवरी के बाद 10 दिन बाद 10 अप्रैल 2007 पे हमने कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल थी, यानी कि 10 अप्रैल तक परफॉर्मेंस सेटिस्फाई हो चुकी है, कंसिडरेशन रिकवर हो चुकी है और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल है, तो फाइनली 10 अप्रैल के ऊपर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। हम अगर एक सिंपल सी टाइमलाइन बनाएं तो यहाँ पे 3 डेट्स रेलेवेंट है।
1 मार्च 2007 जो कि हमारी एग्रीमेंट डेट है, 31 मार्च 2007 जो कि डिलीवरी डेट है, और 10 अप्रैल 2007 जो कि पेमेंट डेट है। 1 मार्च पे तो ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है, ना पेमेंट रिसीव हुई है, कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी। 31 मार्च पे हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स फुलफिल नहीं हुए थे, हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी, तो 31 मार्च पे भी हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन 10 अप्रैल 2007 पे हमें पेमेंट रिसीव हो गई और वो पेमेंट नॉन रिफंडेबल है, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो हम 31 मार्च पे ही सेटिस्फाई करके आ चुके थे। इसका मतलब है कि 10 अप्रैल पे आप फाइनली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। इसका सोल्यूशन रीड करते हैं, फिर इससे पर्टेनिंग जनरल एंट्रीज को भी प्लॉट कर लेते हैं। कहता है मिस्टर अवेस कैन नॉट आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट, सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी डिलेड until Mr. Away's performance is completed, substantially all the consideration is received, has been collected and the consideration is non-refundable। चूंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में डेफिशिएंसी होने की वजह से मिस्टर अवेस पार्टीज के राइट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो हम रेवेन्यू उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक परफॉर्मेंस कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कंसिडरेशन रिकवर ना हो जाए, जब तक वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल ना हो जाए। Therefore, Mr. Aways should record the revenue on 10th April 2007 as it is the date on which performance is completed, consideration is received and the consideration is non-refundable। तो 10 अप्रैल पे ये तीनों इवेंट्स हो रहे हैं, ये तीनों कंडीशंस इवेंट की पूरी हो रही है, तो 10 अप्रैल पे हम फाइनली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब इसी इलस्ट्रेशन के हवाले से कुछ जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं। देखें, इस अरेंजमेंट में या इस इलस्ट्रेशन में जनरल एंट्रीज को प्लॉट करने के लिए हमें दो में से कोई एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। चूंकि सवाल थोड़ा बहुत साइलेंट है, तो मैं दो में से कोई एक अजम्पशन लूंगा और फिर अजम्पशन की बेसिस पे अकॉर्डिंगली जनरल एंट्रीज प्लॉट कर रहा हूंगा। अजम्पशन नंबर 1 है हमारे पास कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सेलिंग मशीन इट इज नॉट प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन और गुड्स विल बी रिकवर्ड। यानी कि जिस वक्त हमने गुड्स डिलीवर किए 31 मार्च पे, उस वक्त प्रोबेबल नहीं था कि हम सामने वाले कस्टमर से अपने गुड्स या पेमेंट रिकवर कर सकेंगे। तो ये एक हमारी अजम्पशन हो गई। दूसरी अजम्पशन होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इट इज एस्टिमेटेड, इट इज प्रोबेबल दैट आइदर गुड्स विल बी रिकवर्ड और पेमेंट्स विल बी रिसीव्ड, कि या तो हम कस्टमर से गुड्स रिकवर कर लेंगे या कस्टमर से पेमेंट रिकवर करने की पोजीशन में होंगे। तो दो डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन पे हम इसकी जनरल एंट्रीज बना रहे होंगे। पहली अजम्पशन ये कि जिस वक्त मैंने गुड्स डिलीवर कर दिया एक्सिम एंटरप्राइजेस को, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं अंदाजा कि मैं अपने गुड्स रिकवर कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं अंदाजा कि मैं सामने वाले से पेमेंट ले सकूंगा या नहीं। और दूसरी अजम्पशन कि जब मैंने गुड्स डिलीवर किए उस वक्त मैं इस बात के ऊपर श्योर था, इस बात के ऊपर प्रोबेबल था कि मैं सामने वाली एक्सिम एंटरप्राइजेस से या तो अपने पैसे रिकवर कर लूंगा या फिर मैं सामने वाली एक्सिम एंटरप्राइजेस से अपने गुड्स रिकवर कर लूंगा। इन केस कि हम पहली अजम्पशन की बात करें, हमने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दिए लेकिन हम श्योर नहीं थे, हम प्रोबेबल नहीं थे कि पैसे या गुड्स रिकवर कर पाएंगे। इस केस में 1 मार्च 2007 पे क्या एंट्री बनेगी? सर 1 मार्च 2007 पे तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना हमने मशीन डिलीवर की है ना कोई पेमेंट रिसीव की है, तो 1 मार्च 2007 पे तो कोई जनरल एंट्री नहीं बनेगी। 31 मार्च 2007 पे आपने मशीन डिलीवर कर दी, लेकिन ये बात प्रोबेबल नहीं है कि आप मशीन या पैसे रिकवर कर सकोगे, तो आपके पास से तो मशीन चली गई ना, यानी कि आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, आपके पास एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कोई और एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। चूंकि आपने मशीन डिलीवर कर दी, आपके पास इन्वेंट्री चली गई, अब आपको पता नहीं है कि मशीन या पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप अपने पास उसी वक्त यानी कि 31 मार्च में ही एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर देंगे। लेकिन फिर फाइनली 10 तारीख को आपको पैसे मिल गए और वो पैसे नॉन रिफंडेबल थे, तो 10 अप्रैल 2007 पे कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू क्रेडिट क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस हम 31 मार्च पे ही फुलफिल कर चुके हैं, कंसिडरेशन हमने 10 अप्रैल पे रिसीव कर ली और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल थी, तो 10 अप्रैल के ऊपर हमने कैश डेबिट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। सेकंड अजम्पशन के केस में जब हमने मशीन डिलीवर की, लेकिन हम इतना जानते थे, लेकिन हम इस बात के ऊपर प्रोबेबल थे कि हम अपने पैसे या हम मशीन सामने वाले से रिकवर कर लेंगे। इस केस में भी 1 मार्च पे तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि 1 मार्च पे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना मशीन डिलीवर की है ना पैसा रिसीव किया है। लेकिन 31 मार्च पे जब हमने मशीन डिलीवर कर दी, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पैसा नहीं मिला, लेकिन हमने मशीन तो डिलीवर कर दी है और हम ये बात जानते हैं कि हम अपना पैसा या मशीन इन दोनों में से कोई एक चीज रिकवर जरूर कर लेंगे। तो 31 मार्च 2007 पे इन्वेंट्री क्रेडिट और राइट टू रिकवर गुड्स एज अ एसेट डेबिट हो रहा होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम अपने गुड्स तो रिकवर कर ही लेंगे, तो हमने इन्वेंट्री क्रेडिट कर दिया और दूसरी तरफ अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड कर दिया विद द नेम ऑफ राइट टू रिकवर गुड्स फ्रॉम द कस्टमर, हम डेबिट कर देंगे।
और फाइनली फिर 10 तारीख को हमें पेमेंट मिल गई। 10 तारीख को जब हमें पेमेंट मिल गई तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। और जब कस्टमर ने पेमेंट कर दी, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब है अब हम कस्टमर से गुड्स नहीं रिकवर करेंगे, तो हमने अपना राइट टू रिकवर गुड्स का एसेट क्रेडिट करना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस को डेबिट कर रहे होंगे। मैं रिपीट करता हूं, पहली वाली अजम्पशन में जब मैंने गुड्स दिए मुझे नहीं मालूम था कि गुड्स या पैसे रिकवर कर सकूंगा, तो जब गुड्स दिए इन्वेंट्री क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, 10 दिन बाद पैसे मिल गए, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। सेकंड अजम्पशन में जब हमने गुड्स दिए हमें यह मालूम था कि हम एटलीस्ट गुड्स तो रिकवर कर लेंगे, तो हमने इन्वेंट्री क्रेडिट राइट टू रिकवर गुड्स के नाम से एक एसेट डेबिट कर दिया। 10 दिन बाद जब पेमेंट रिसीव हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, अब हम गुड्स रिकवर नहीं कर सकेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और राइट टू रिकवर गुड्स एसेट क्रेडिट कर देंगे। यहां पे मैंने नंबर्स प्लॉट नहीं किए, जो भी हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी, जो भी हम कंसिडरेशन रिकवर करेंगे, उन अमाउंट से इन डबल एंट्रीज को प्लॉट किया जा रहा होगा। तो ये था हमारे पास IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल का स्टेप 1, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। आज की डिस्कशन में हमने स्टेप 1 को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।